हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की क्लास के अंदर हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। देखो चैप्टर नंबर 1 बड़ा ही बेसिक है। बेसिक अगर आपको चैप्टर नंबर 1 समझ में आया तो उसका मतलब आपका एक बेस बनता हुआ चलेगा सेल ऑफ गुड्स का। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हेडिंग डालेंगे सर। चैप्टर नंबर 1 लिखना, नए पेज स्टार्ट कर रहे हैं, नए पेज स्टार्ट कर लो। उसी पेज से करना है, उसी पेज से कर लीजिए। हेडिंग लिखेंगे चैप्टर 1 डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो चैप्टर नंबर 1 जो बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। अब क्या कहता है, एक छोटा सा पढ़ते हैं थोड़ा, फिर स्टार्टिंग करते हैं एग्जांपल्स के साथ, समझते चलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखेंगे साथ साथ, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby a seller transfer or agree to transfer। सेलर कौन होता है बताना जरा। सेलर वो पर्सन होता है जो सेल कर दे या एग्री टू सेल हो जाए। सेलर इज अ पर्सन हु सेल द गुड्स और एग्री टू सेल द गुड्स। जिसने गुड्स बेच दिए या बेचने के लिए एग्री है तो हम उसे सेलर कहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा बनेगा, देखो पढ़ना है क्या कह रहा है। A contract of sale of goods is a contract। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। वेयर बाय, जब, कब कहेंगे, जब सेलर ट्रांसफर कर दे या एग्री हो जाए ट्रांसफर करने के लिए। क्या ट्रांसफर करना, प्रॉपर्टी को, इन द गुड्स टू दी बायर फॉर अ प्राइस, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 4(1). तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है, जरा ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है जब कोई सेलर ट्रांसफर कर दे या ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाए। क्या, प्रॉपर्टी, किसको, बायर को, तब बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है ना, मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, किसको, आपको, या ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाऊं, तो हमारे दो बीच में क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा, किस का रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा, जब सेलर क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे या एग्री टू ट्रांसफर हो जाए, एग्री टू ट्रांसफर, सेलर ट्रांसफर कर दे या एग्री टू ट्रांसफर हो जाए दोस्तों। क्या करने के लिए, क्या ट्रांसफर करने के लिए, प्रॉपर्टी। क्या ट्रांसफर करने के लिए, प्रॉपर्टी और गुड्स बोल सकते हैं। गुड्स को प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या फिर गुड्स भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, गुड्स। किसको, सर, बायर को। तो जब सेलर जब मेरे भाई, सेल लिख दिया यहां पर, सेलर, जब मेरे भाई सेलर ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी को बायर को, या दोस्तों एग्री टू ट्रांसफर हो जाए कि मैं ट्रांसफर करूंगा, मैं एग्री हूं कि मैं ट्रांसफर करूंगा, क्या, प्रॉपर्टी या गुड्स, किसको, बायर को, तो हम कहेंगे वो क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो अगर आपसे कोई बोले कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, तो आप कहना सर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, जब कोई सेलर अपनी प्रॉपर्टी या गुड्स को ट्रांसफर कर दे बायर को या ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाए तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर है या नहीं है, सर यहाँ क्लियर है। तो वही बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान देना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, गुड्स को बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको कॉन्ट्रैक्ट कब कहेंगे, जब कोई सेलर ट्रांसफर कर दे या एग्री टू ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी इन द गुड्स। प्रॉपर्टी जो भी ट्रांसफर करे वो गुड्स में होनी चाहिए, मतलब जिधर जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो बिल्डिंग वगैरह नहीं हो रही, प्रॉपर्टी की बात हो रही है गुड्स की। प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब क्या है, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो गुड्स में होनी चाहिए। टू दी बायर, कुछ प्राइसिस के लिए। क्या मतलब, सेलर जब कुछ बायर को प्रॉपर्टी देगा तो बायर क्या करेगा, इसको बायर क्या करेगा, कंसिडरेशन के तौर पे क्या देगा, प्राइस पे करेगा। तो हम कहेंगे दैट्स कॉल्ड
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। भाई मैं अपने गुड्स आपको बेचूंगा और आप मुझे उसके बदले में प्राइस दे देना, ये हमारे बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और किस चीज से रिलेटेड, सेल और बाय करने का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या कहता है, जब कोई सेलर बायर को अपनी गुड्स को ट्रांसफर कर दे या ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाए और बायर उसके बदले में पैसा दे दे, तो हम कहेंगे इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लियर है या नहीं है सर? क्लियर। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो चीजों से बना है, दो चीजें इसमें, दो एलिमेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दो एग्रीमेंट है और दो एलिमेंट्स है। पहला है सेल, पहला है सेल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं इसके अंदर। दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल। इन तीनों दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इनका सेक्शन है सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 और इसका भी सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। अब सर ये क्या होते हैं दो, तो मैंने कहा इनको समझने के लिए आप मेरे एग्जांपल, सर सेल का मतलब तो समझ में आता है ना आपको, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है जब बायर गुड्स को, जब सेलर गुड्स को ट्रांसफर कर दे बायर पे सम प्राइसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल, उसको हम सेल कहेंगे। मैं गुड्स आपको ट्रांसफर कर दूं, ऑनर से भी ट्रांसफर कर दूं और आप बदले में मुझे उसका क्या दे दो, पैसे दे दो, तो हम क्या कहेंगे उसको सेल कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे मेरे भाई, सेल। बट बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल, तो एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है, देखो एग्रीमेंट टू सेल का मतलब हुआ कि आज सेलर और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, पर मैं गुड्स का ऑनरशिप, देखो गुड्स का पोजेशन और गुड्स का ऑनरशिप में डिफरेंस बताया था मैंने। पोजेशन मतलब मान लो आपने मेरे से बाइक खरीदी, तो बाइक आपको दे दूंगा पर बाइक की ऑनरशिप आपको नहीं दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड पोजेशन। तो ट्रांसफर हो गया, मतलब फिजिकली गुड्स तो चले गए पर नाम नहीं करवाया। फिजिकली गुड्स तो आपके हो गए पर नाम आपके नहीं हुआ, तो बाइक की पोजीशन ट्रांसफर करना पर ओनरशिप फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर करना। दोबारा सुने, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है जब कोई सेलर बायर को गुड्स का पोजीशन तो दे देता है, मतलब गुड्स तो पकड़ा देता है, पर उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, ओनरशिप कई फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होगी, दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। एग्जांपल के साथ समझते हैं, सेल का देने का एग्जांपल की जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल एग्जांपल देने की जरूरत है। भाई देखो एक पर्सन है, मान लेते हैं रामू, नहीं, एक पर्सन है मान लेते हैं किशन। अब एक दिन किशन बाइक के शोरूम में गया, कह रहा था मुझे बाइक खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है भाई बाइक के शोरूम में चले जाओ। ये किशन एक दिन बाइक के शोरूम में गया भाई, और बाइक के शोरूम में जाकर बोला कि भैया मुझे बाइक चाहिए। उसने कहा भाई कितने की, कह रहा भैया कम से कम मुझे वो दो ड्यूक बाइक चाहिए, ड्यूक स्पोर्ट बाइक। कह रहा कितने की, कह रहा 2.5 लाख रुपए की है। कह रहा भैया चाहिए तो ड्यूक की, पर 1 रुपया नहीं पड़ा जिम में। कह रहा मारूं या ऐसे चले जाएगा, बाइक के शोरूम का ओनर कह रहा यार पिट कर जाएगा या ऐसे चले जाएगा। कह रहा नहीं सर बाइक तो चाहिए, बाइक चाहिए पर मेरे पे 1 रुपया नहीं है, आई वॉन्ट टू परचेज अ बाइक बट डज नॉट हैव एनी मनी। मेरे को बाइक तो चाहिए पर मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, तो फिर कैसे ली जाए। तो बाइक के शोरूम ने कहा हाँ एक तरीके से आप बाइक से लिख सकते हो, कुछ पैसे की डाउन पेमेंट करो और बाकी बैंक से फाइनेंस करा लो। मैंने कहा ये तरीका सही है, मुझे दे दो। ठीक है सर, यहां लिख दूं वांट टू परचेज अ बाइक बट डज नॉट हैव मनी, वांट टू परचेज अ बाइक, वांट टू परचेज अ बाइक बट डजंट हैव मनी। पैसे नहीं है भाई के पास, फिर भी इसको बाइक चाहिए। ठीक है, तो बाइक खरीदना चाहता है पर बाइक खरीदने के लिए भाई के पास पैसे नहीं है। अब बाइक खरीदो तो खरीदे कैसे, तो किशन ने क्या करा, शोरूम वाले को बोला कि हम कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं, आप मुझे बाइक दे दो और हम धीरे धीरे करके पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। इसको बच्चे हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। आप अकाउंटेंसी में पढ़ोगे आगे जाकर, हायर परचेज अकाउंटिंग। क्या होता है कि किशन बाइक वाले को, शोरूम को बोलेगा भाई लो 50,000 रुपए डाउन पेमेंट ले लो। डाउन पेमेंट मतलब एट द टाइम, डाउन पेमेंट कर दी 50,000 रुपए। अब रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग बच गए भैया 2 लाख रुपए। 2.5 लाख की बात थी, 2 लाख रुपए नहीं। अब इसको देगा 5 इंस्टॉलमेंट में।
5 इंस्टॉलमेंट में देगा किसको? टू बैंक को, बैंक को देगा। क्यों देगा बैंक को? क्योंकि बैंक वाला इसको एट द टाइम पूरे 2.5 लाख रुपए दे देगा उसी टाइम। दैट इज, ये होता है फाइनेंस सिस्टम। क्या होता है, जब हम कहीं बाइक लेने जाते हैं तो बाइक अगर हम डाउन पेमेंट में ले रहे हैं, अच्छा बैंक का क्या फायदा होगा? बैंक इस पे आपका इंटरेस्ट ले लेगा 20,000 रुपए का अलग से, बैंक इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। बैंक कमा लिया यहाँ पर बैंक ने एट द टाइम, तो हमारे बदले में शोरूम वाले को पूरा पैसा मिल जाएगा एट द टाइम। आप बाइक लेने गए, बाइक से आपने 2.5 लाख की बाइक ली, अब 2.5 लाख की बाइक में आप फाइनेंस कराना चाहते हो, उसका मतलब बैंक आपके बदले में पूरा 2.5 लाख पे कर देगा। अब आपको बैंक को देने हैं धीरे धीरे करके, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। और जब तक दोस्तों ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम को हम नाम देते हैं हायर परचेज। क्या नाम देते हैं? हायर परचेज। आगे जाकर हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 अकाउंटेंसी के अंदर हायर परचेज। हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? बैंक वाला हमारे बिहाफ पर, मान लो मैं किसान हूं, बैंक वाला मेरे बिहाफ पर शोरूम वाले को 2 लाख तो दे देगा, अब मेरे से 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ लेता रहेगा। अब क्या होगा, जब ये डाउन पेमेंट हो जाती है, फाइनेंस हो जाती है, तो शोरूम वाला क्या करता है दोस्त? शोरूम वाला अब बदले में इसको क्या देगा दोस्त? शोरूम वाला अब इसको दे देगा, भाई बताओ, शोरूम वाला दे देगा बाइक शोरूम वाला क्या दे देगा? बाइक ट्रांसफर कर देगा। अरे जगह नहीं है, यहां बना लेते हैं। बाइक शोरूम वाला क्या करेगा? बाइक ट्रांसफर कर देगा, बाइक ट्रांसफर कर देगा, बट नॉट ऑनरशिप, बाइक ट्रांसफर कर देगा बट नॉट ऑनरशिप। मतलब बाइक तो दे देगा पर बाइक उसके नाम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब पोजीशन तो दे देगा दोस्तों, पोजीशन मतलब क्या होता है? फिजिकली बाइक का पहुंचाना, फिजिकली बाइक उसको दे देगा, वो चलाएगा बाइक अपनी, पर बाइक उसके नाम नहीं होगी। बट ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। ऑनरशिप ट्रांसफर, बाइक का पोजीशन दे देगा, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। या ध्यान देना, जब उसका आपके पास आरसी आएगी ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी आएगी तो आरसी होती है ऐसे, तो आरसी में लिखा होगा एचपी। एचपी मीन्स हायर परचेज। अभी इसके नाम नहीं हुए, टेम्परेरी बेसिस पर इसको दे रखी है। जब ये अपनी सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तब ये एचपी वाली बाइक हायर, जब आप अभी कभी आप उसमें खरीदना फाइनेंस में कभी बाइक वगैरह कार वगैरह खरीदोगे तो आपको आरसी मिलेगी ना, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, इतना छोटा सा वो होता है। तो आरसी दिखाऊं आपको, बाइक आरसी, बाइक आरसी हायर परचेज। देखो दोस्तों, ये हो रही, ये आपके बाइक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अब पता है क्या होता है, यहां पर इस साइड पे, जहां पर मेरा पेन, इस साइड पे लिखा होता है एचपी करके। मतलब इसने तो अभी क्या कह रहा है, इसने तो अभी पूरा फुल पेमेंट करके खरीदी है बाइक। पर अगर जब हम कोई उधार पे या इंस्टॉलमेंट बेसिस पर खरीदते हैं तो यहाँ पर एचपी लिखा होता है, इस साइड में कोने पे एचपी। पर ये अभी जो इस तरीके से पर्चे में दिख रहा है ना, ये पर्चे में नहीं आता है, वो आता है आपके पास जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, वैसे ही बनकर आता है, तो वहां एचपी लिखा होता है। तो जब अपनी लास्ट टर्म में पे कर देते हो, वो एचपी वाला हट जाता है और अपने बाइक के शोरूम में नई आरसी आती है और नई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिसमें विदाउट एचपी लिखा होता है। मतलब इसका मतलब आपका पोजीशन भी आपके नाम हो गया। दोस्तों मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं कि बाइक का पोजीशन तो आज ट्रांसफर कर दिया, पर बाइक की ऑनरशिप फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होगी नहीं होगी? जब ये अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, मतलब आरसी वाला लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ऑनरशिप ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट, ऑनरशिप ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, विच मीन्स कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है भाई? ऑनरशिप हम तभी ट्रांसफर करेंगे जब आप अपनी सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। इसलिए इसको कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, इसलिए एग्रीमेंट टू सेल को कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, कंडीशनल सेल भी कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूं, कंडीशन सेल भी कहा जाता है। ऑनरशिप ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, मतलब ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? फ्यूचर डेट पे, और वो भी क्या है? जब सारी कंडीशन फुलफिल हो। कंडीशन क्या है? जब आप अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे दोस्तों, दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है
और पोजीशन गुड्स का तो ट्रांसफर कर देते हैं एट द टाइम, और उसकी ऑनरशिप वो गुड्स की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इधर वर्ड जब प्रॉपर्टी लगाएगा मतलब गुड्स का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप, जब उसकी ऑनरशिप हम फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, उस केस के अंदर उसको एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट टू सेल। आओ जरा देखें, सेल का मतलब देखते हैं। सेल क्या कहता है? वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी, जब भी वर्ड प्रॉपर्टी लिखा आएगा ना समझ लेना ऑनरशिप लिखा है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्या लिखोगे प्रॉपर्टी का मतलब आज के बाद? सर जब भी वर्ड प्रॉपर्टी लिखा आएगा ना तो समझ लेना ऑनरशिप ऑफ द गुड्स है। क्या है? गुड्स की ऑनरशिप। पोजीशन नहीं, पोजीशन मतलब ये पेन है, ये पेन मैं आपके नाम करूंगा तो ऑनरशिप, ये पेन आपको दे दूंगा तो पोजीशन गया। तो पेन फिजिकली हो ना, पोजीशन ट्रांसफर करना, उस आपके नाम कर देना, ऑनरशिप ट्रांसफर। और जब भी वर्ड सेल ऑफ गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी वर्ड का यूज करा जाएगा तो समझ लेना वहां बात हो रही है ऑनरशिप के, ना कि पोजीशन की। तो जब भी गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर होगा कहां से? फ्रॉम सेलर टू बायर, दैट्स कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कहेंगे। जब भी गुड्स का पोजीशन क्या रहा, ऑनरशिप ट्रांसफर होगी सॉरी, जब भी गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर टू बायर, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसको हम सेल कहेंगे। बट एग्रीमेंट टू सेल क्या होगा? जरा ध्यान देना, व्हेन वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है? ऑनरशिप ऑफ इन गुड्स, मतलब गुड्स की जो ऑनरशिप है, इज टू ट्रांसफर टू द बायर एट सम फ्यूचर डेट। ऑनरशिप, प्रॉपर्टी वर्ड जहां भी लिखा आएगा सेल ऑफ गुड्स के अंदर समझ लेना वो ऑनरशिप है। जब गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर करी जाएगी फ्यूचर डेट पर, और हायर परचेज सिस्टम में ये होता है फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस टाइम बाइक तो मिल जाएगी बाइक वाले खरीदने वाले के ऊपर, उसका नाम नहीं होगी बाइक जब तक वो अपनी सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता। तो अगर पोजीशन अगर ऑनरशिप गुड्स की, यहां पोजीशन से मैटर नहीं करता, यहां मैटर करा ऑनरशिप, एट द टाइम ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो सेल, ऑनरशिप फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होगी तो एग्रीमेंट टू सेल। बड़ा ही सिंपल है। एट द टाइम ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी तो सेल होगा, और फ्यूचर डेट पर ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो एग्रीमेंट टू सेल होगा। और देखो यहां पर लिखा है वेयर द ऑनरशिप, प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज टू ट्रांसफर टू द बायर एट सम फ्यूचर डेट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या है? अभी मैंने एग्जांपल दिया था, सारी इंस्टॉलमेंट पे होनी चाहिए तब, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। कंडीशन तो सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, ले जा भाई, दैट वाई इट इज कॉल्ड कंडीशनल सेल। इसको कंडीशनल सेल भी कहा जाता है और एग्रीमेंट टू सेल भी कहा जाता है। When all conditions are fulfillment, then the agreement to sell become sale। ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है। जब मैं सारी कंडीशन फुलफिल कर दूंगा, मतलब जब मैं सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा बाइक की, तो क्या अभी भी वो एग्रीमेंट टू सेल रहेगा या सेल बन जाएगा? सर सेल बन जाएगा। तो ये समझा रहा हूं कि दोस्तों ये कहने की कोशिश कर रहा नोट में कि जब आप सारी बाइक की इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल नहीं, अब वो सेल बन जाएगा। जब तक आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे तब तक एग्रीमेंट टू सेल है, और जैसे आपने कंडीशन फुलफिल कर दी तो ऑनरशिप ट्रांसफर, और जैसी ऑनरशिप ट्रांसफर वैसी सेल बन जाएगा। मतलब जिस दिन ऑनरशिप ट्रांसफर होगी उस दिन सेल माना जाएगा, उससे पहले एग्रीमेंट टू सेल माना जाएगा। तो अगर आपके गुड्स आप ट्रांसफर कर रहे हो पर ऑनरशिप आप फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर करोगे, तो जब तक आप ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे तब तक वो एग्रीमेंट टू सेल है, और जिस दिन आपने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी वो बन जाएगा सेल। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? यस। और वही एग्जांपल मैंने यहां पर दिया आपको, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ऑनरशिप इज ट्रांसफर एट सम फ्यूचर डेट। ऑनरशिप कहां ट्रांसफर होगी? फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर करी जाएगी। तो मैंने आपको दो चीज यहां पर बताई, पहला सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब एट द टाइम अगर हम ऑनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं तो वो सेल कहलाता है, और एग्रीमेंट टू सेल मतलब जब फ्यूचर डेट पर प्रॉपर्टी ना गुड्स, प्रॉपर्टी ना गुड्स का मतलब ऑनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर करेंगे फ्यूचर डेट पर तो वो एग्रीमेंट टू सेल बनेगा। और जिस दिन आपने उसने कंडीशन सारी फुलफिल कर दी, जिस दिन आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, वो एग्रीमेंट टू सेल फिर बन जाएगा सेल। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? यस सर, बात क्लियर है यहां पर। उससे पहले मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। जब कोई सेलर गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए एग्री होता है या ट्रांसफर करता है some prices to the buyer, that's called contract of sale। और contract of sale से दो एलिमेंट निकले, एक सेल और एग्रीमेंट टू सेल, दोनों का मतलब समझाया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कुछ एलिमेंट्स और हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक तो वो लिख ली कि भाई टाइप्स, भाई इस टाइप का सेल हो सकता है या एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट किस तरीका बन सकता है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है और एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, मतलब कौन कौन सी चीज एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर होनी चाहिए, एलिमेंट मतलब तत्व। ठीक, सबसे पहले देखो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, जिसको एक सेलर होगा एक बायर होगा, ठीक है ना। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कम से कम कितनी पार्टी चाहिए, दो पार्टी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, किस चीज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए, गुड्स से रिलेटेड, मतलब आप उस सेल जो कर रहे होंगे वो गुड्स का सेल कर रहे होंगे, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। और मूवेबल और इमूवेबल में मैंने डिफरेंस बताया था, गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड बताओ क्या क्या है, करेंसी, जो करंट करेंसी चल रही है, एक्शनेबल क्लेम, कलेक्शन फ्रॉम डेप्ट, कलेक्शन ऑफ डेप्ट, तो ये एक्सक्लूड है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, जब भी वर्ड प्रॉपर्टी यूज करा जाएगा इसका मतलब क्या है, ऑनरशिप। तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप राइट, एब्सोल्यूट ऑनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी, मतलब क्या है ये अभी सीखेंगे आपको। इसका मतलब है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं बायर सेलर हूं, आप बायर हूं, बेचने की बात करें गुड्स की, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी, और जब आप ये गुड्स खरीदोगे तो मैं अपनी ऑनरशिप, इस गुड्स का ऑनरशिप आपको ट्रांसफर कर दूंगा। मान लो मेरा कार बेचने का बिजनेस है, तो ये कार बेचना मेरे लिए गुड्स हो गया, जिस चीज का आपका बिजनेस है वो आपके लिए गुड्स माना जाएगा। आप मेरे पास आए, आपने कहा कार खरीदनी है, मैंने कहा ठीक है, आपने कार खरीद ली, तो आप बायर हो गए, मैं सेलर हो गया, दो पार्टी हो गई। गुड्स जो बेच रहे हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है विदाउट वियर एंड टियर। कार जा सकती है, नहीं जा सकती है, जा सकती है। इसके बाद आप जब कार खरीदोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करूंगा, इसका मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, इस कार का मालिकाना हक आपको दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप ट्रांसफर करना। डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी इमीडिएटली भी हो सकती है, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, डिलीवरी एट अ फ्यूचर डेट भी हो सकती है। तीन टाइप की डिलीवरी हो सकती है, इमीडिएटली या इसी टाइम आपने डिलीवरी कर दी, फ्यूचर डेट पे डिलीवरी करोगे, ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पे डिलीवरी करोगे। भाई कुछ गुड्स आज दे रहा हूं, कुछ गुड्स, अब कार थोड़ा आधी आधी काट कर देंगे, गुड्स अलग होगा उसके अंदर। मान लो आपने कहा भाई 1000 टीवी आपने बाई करे मेरे से 1000, तो मैंने कहा भाई पहले मैं 100 दूंगा, फिर 200 दूंगा, फिर 400 दूंगा, फिर आगे आगे जो बच जाएंगे रिमेनिंग दूंगा, तो डिलीवरी इंस्टॉलमेंट। आपने कहा भाई मुझे 1000 वो चाहिए, टीवी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है सर, 1000 के 1000 टीवी एक साल बाद आकर ले लेना, सारे मिल जाएंगे इकट्ठा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर डेट पर। दोनों का मतलब अलग है। डिलीवरी इंस्टॉलमेंट और डिलीवरी इन फ्यूचर डेट का मतलब है, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट का मतलब धीरे धीरे करके डिलीवरी दे रहे हैं, 100 आज दे रहे हैं, अगले फिर 200 दे रहे हैं, फिर 300 दे रहे हैं। और डिलीवरी इन फ्यूचर डेट का मतलब इकट्ठा डिलीवरी फ्यूचर डेट पर दे रहे हैं, मतलब एक एक धीरे धीरे करके नहीं दे रहे, एक ही बार देंगे 1000 के 1000 टीवी, इस दिन को आकर ले लेना, और इमीडिएटली मतलब एट द टाइम दे दिया। ठीक है, डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, डिलीवरी इमीडिएटली, इंस्टॉलमेंट पे और फ्यूचर डेट पे। प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस इट मीन कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ द गुड्स, गुड्स को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट और कंडीशन का मतलब, एब्सोल्यूट और कंडीशन का मतलब हो गया, कंडीशन मतलब तो है कि भाई कोई अनकंडीशनल नहीं होता, कंडीशन हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, जैसे कि मैंने भी बताया कि भाई जब तक आप सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर दोगे तो मालिकाना हक आप ओनरशिप आपके ट्रांसफर नहीं होगी, दैट इज कंडीशन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मतलब सब कुछ पहले से तय है, प्राइस पहले से तय है, कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब पहले से तय है। एब्सोल्यूट मतलब कोई अनएब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं आपसे, मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का याद करो कि मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे को ऑयल चाहिए, कौन सा ऑयल, ये नहीं डिस्कस कर रहे, तो एब्सोल्यूट नहीं है। फिर एब्सोल्यूट मतलब ऑयल कौन सा है, कितना लीटर है, कौन सा नेचर का ऑयल है, कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, सब डिस्कस करना है। ऐसी जब भी आप गुड्स करोगे, टीवी तो क्या टीवी का फीचर है, कितने साइज का है, क्या स्क्रीन है, एलईडी है, एलसीडी है, क्या है, वो एब्सोल्यूट ना नीचे होनी चाहिए, पहले आपको बात होनी चाहिए। और कंडीशन हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ही यही होता है कि कंडीशन आना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट और कंडीशन दोनों, अनकंडीशन नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कर रहे हम, एब्सोल्यूट और कंडीशन दोनों होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, दोनों, मतलब दोनों इन द सेंस, एक एब्सोल्यूट तो होगा ही होगा, विदाउट एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, सब कुछ बात तय होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, भाई ये पेन है किस नेचर का है, कैसा है, सब कुछ तय कर लो पहले, कुछ मत छोड़ो, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, कितना फीचर्स है, क्या इसके प्राइजेस है, ज्यादा लेंगे क्या, सब कुछ एब्सोल्यूट कर लो, सब कुछ देख लो। उसके बाद अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल है, अगर एट द टाइम सेल कर रहा है, सारे पैसे दे रहा है, तो फिर सेल हो गया, और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो फिर कंडीशन भी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था आपने, एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसेशनस होना चाहिए, आपके पास कंसिडरेशन होना चाहिए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 11-12 पॉइंट हमने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो मतलब अगर आपके पास
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है तो वो सारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होने चाहिए, साथ में दो पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी, प्राइस और कंडीशनली एब्सोल्यूट है या नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ये सब होना चाहिए। तो एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बड़ा सिंपल था, कुछ भी तो नहीं था। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के नीचे एग्रीमेंट क्या क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्रीमेंट क्या होगा, मैंने कहा भाई दो पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, गुड्स का, मूवेबल प्रॉपर्टी का गुड्स सेल कर रहे हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा आपके पास, डिलीवरी कैसी कैसी होगी, प्राइसेस क्या रहेगा, कंडीशन है या एब्सोल्यूट है। उसके बाद आपके पास एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो 11 पॉइंट लिखवाए थे, कंसेशनस, अनलॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा अब आएगा मजा, अब आपको और अच्छे से क्लियर होता चलेगा कि एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या आपके पास दोनों में फर्क क्या है। अभी तो मीनिंग सीखा था, जो मीनिंग मैंने आपको पहले पॉइंट में लिख दिया। मीनिंग अगर एक बार देखें, इन केस ऑफ सेल, सेल के केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब फिर मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टी वर्ड जहां भी यूज होगा सेल ऑफ गुड्स में उसका मतलब है ऑनरशिप। तो ऑनरशिप ट्रांसफर क्या होती है, इमीडिएटली, मतलब एट द टाइम ऑफ सेल ऑनरशिप ट्रांसफर कर देती है। आप मेरे पास आएंगे सामान खरीदने, आपने सारा पैसा दे दिया, कार आपके हाथों हाथ आपके कार नाम कर देंगे। जब एग्रीमेंट टू सेल होता है तो ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, फ्यूचर डेट पर, क्योंकि अभी तक आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। तो ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, ऑनरशिप ऑफ द, इधर तो सीधे लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर एट सम फ्यूचर डेट। मतलब गुड्स का ऑनरशिप अगर फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हो, जैसे एग्जांपल समझ में आया ना आप लोगों को, कि भाई आपने मान लो 1000 टीवी खरीदे पर आपने अभी पूरा पैसा नहीं दिया, तो मैं 1000 टीवी की ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं करूंगा, भले ही पोजीशन दे दूं पर आपके नाम नहीं करूंगा, ठीक है। तो ऑनरशिप अगर फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी तो एग्रीमेंट टू सेल है। ऑनरशिप अगर इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी तो सेल है। तो सेल के केस के अंदर ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर करते हैं क्योंकि सारा पैसा आ जाता है, और ऑनरशिप फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर करते हैं तो एग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि अभी पैसा नहीं आ रहा होता, जब पैसा पूरा आ जाएगा तो सेल बन जाएगा फिर, ठीक। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता तो फिर कैसे करेंगे, देखो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो सुनना। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में बताया था मैंने आपको। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है दोस्तों जब दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो आप बायर हो, मैं सेलर हूं, आपने मुझे पैसे दे दिए कार के, मैंने आपको कार दे दी, तो हमने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। जब दोनों पार्टी अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर देती है हम उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी अपने प्रोमिस को पूरा नहीं करती कुछ समय के लिए तो हम उसको एग्जीक्यूटरी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि भाई मैं कार खरीदूंगा पर अभी पैसा नहीं, पैसा हम धीरे धीरे करके देंगे, मैंने कहा ठीक है। तो आप पैसा धीरे धीरे करके दे रहे हो, मैंने आपको कार तो दे दी पर आप कार का ऑनरशिप आपको नहीं दिया। तो जब मैं आपको कार का ऑनरशिप दूंगा और जब मैं आपको पूरे पैसे पे कर दोगे तभी कार का ऑनरशिप दूंगा। तो मतलब अभी तक क्या चल रहा है, एग्जीक्यूटरी, दोनों पार्टी ने अपने अपने प्रोमिस अभी पूरे नहीं करे, करेंगे फ्यूचर डेट पर। तो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी का मतलब समझ में आया। तो सेल क्या है, एग्जीक्यूटेड, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफर होता है, इमीडिएटली पैसा आ जाता है। और फ्यूचर एग्रीमेंट टू सेल क्या है, फ्यूचर में आगे पैसा आएगा और फ्यूचर में ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है क्रिएट राइट टू रिम और राइट टू पर्सोनम क्या होता है। देखो इसको मैं समझाऊंगा अभी थोड़े टाइम के लिए, तीसरा पॉइंट छोड़ो, नीचे पढ़ते हैं, फिर वापसी ऊपर आऊंगा और इसको समझाऊंगा राइट टू रिम और राइट टू पर्सोनम। इसके लिए मुझे कंसेप्ट बताना पड़ेगा पूरा, ठीक। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, उसके बाद तीसरा पॉइंट जरूर पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा। और फोर्थ पॉइंट देखेंगे, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन अ पोजीशन ऑफ द सेलर। देखो सर, सबसे पहले आप मेरे पास आए, आपने कहा सर बाइक चाहिए, मैंने कहा ठीक है सर बाइक ले जाइए। आपने कहा सर ये लो सारे पैसे, मैंने कहा ये लो सर ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, बाइक आपके नाम कर दी, ठीक। अब दोस्तों आप बाइक निकाल के ले जा ही रहे थे, आपने शोरूम में आए, आपने मेरे को पैसे दिए और मैंने आपको पूरी बाइक का नाम आपके नाम कर दिया, कागज वागज सब बना लिए, सब पेपर वर्क हो गया, पूरे नाम आपके बाइक के नाम, अब नाम बाइक आपके नाम कर दी पूरे, अब शोरूम से आपके नाम हो चुके। अब बाइक आप ले जा रहे थे, आपको चलानी नहीं आ रही थी, सीख रहे थे, तो बाइक गिर के टूट गई सारी, एक्सीडेंट हो गया, आप बच गए, बाकी बाइक का कुछ नंबर बढ़ गया। अब मुझे बताओ क्या ये जो लॉस होगा ये लॉस शोरूम वाला का होगा या आपका होगा? सर यस, आपका होगा ये लॉस। क्यों? क्योंकि बाइक इमीडिएटली बाइक का ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा मान लेते एग्जांपल ये हो गया कि जब सेल होगा ना, जब सेल के केस के अंदर होगा तो जो लॉस होगा वो लॉस किसके फॉरवर्ड हो जाएगा? लॉस कहां चले जाएगा? लॉस आपके पास बाइक वाले के पास चले जाएगा जो ओनर होगा उसका, ठीक है। तो बायर के ऊपर लॉस रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा अब सारे लॉस का। मतलब अगर बायर
शोरूम से बाइक लेता है और बाइक लेकर पैसे वैसे सब दे देता है और अपने नाम करवा लेता है, तो अब बाइक गिरे टूटे फूटे वो किसका लॉस है? बायर का। बट समझा एक, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मैं शोरूम वाला हूं, आपने मेरे कहा बाइक खरीदनी है, मैंने कहा ठीक है, आपने बाइक वाइक खरीदी और आपने कहा कि सर ये बाइक मैं कल ले जाऊंगा, पैसे ले लो, मैंने आपके नाम भी कर दी, बाइक आपके नाम हो गई, आपने मुझे पैसा दे दिया, पर आपने कहा सर ये बाइक मैं कल ले जाऊंगा, आज मैं नहीं ले जाऊंगा, मुझे कहीं जाना है, कल ले जाऊंगा, बाइक आप मेरे नाम कर दीजिए, ले लो, पैसे भी ले लिए, बाइक मैंने बाइक वहां खड़ी कर दो। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बताओ क्या बाइक का पोजीशन आपके पास हो गया या बाइक का पोजीशन अभी मेरे पास है? सर पोजीशन मेरे पास है, ओनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दी थी। और पोजीशन से मतलब नहीं होता सेल और एग्रीमेंट टू सेल से। एग्रीमेंट और सेल और एग्रीमेंट टू सेल से सिर्फ ओनरशिप से मतलब होता है। मैं आपसे समझाऊंगा आपको। जब मैं ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा तभी माना जाएगा कि सेल हुआ है, ओनरशिप फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होगी तो एग्रीमेंट टू सेल होगा। पोजीशन से कोई भी मतलब नहीं है यहां पर। पोजीशन ट्रांसफर हुआ हो या नहीं हुआ हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, डिपेंड करता है ओनरशिप का। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई एट द टाइम ऑफ सेल तो सेल कहेंगे, और ओनरशिप ट्रांसफर फ्यूचर डेट पर होगी तो एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। आप मेरे पास आए, आपने मेरे से बाइक खरीदी, मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी और पोजीशन मेरे पास था। अब आपने कहा कि कल सर ये बाइक लेकर मैं चले जाऊंगा, आज मुझे कहीं जाना है, कल मैं आ जाऊंगा शोरूम में और बाइक ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। बाइक वहां पड़े रही, एक छोटा सा बच्चा आया, बच्चा लात लात मार रहा है बाइक पे, बाइक को गिरा दी और टूट गई बाइक। अब मुझे बताओ ये जो लॉस हुआ ये किसका लॉस है? शोरूम वाले का या बाइक वाले का? सर बाइक वाले का। यस, ये बात ध्यान रखना, सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, भले ही पोजीशन बायर के पास है या सेलर के पास है, फर्क नहीं पड़ता। बायर के पास पोजीशन हो या सेलर के पास पोजीशन हो, इसका फर्क कुछ नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क सिर्फ इतना है, जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होगी उस दिन के बाद सारा लॉस बायर का है, भले ही बाइक मेरे पास है या आपके पास। आप में से बाइक खरीदने आए, मैंने ओनरशिप आपके ट्रांसफर कर दिया आपके नाम, आप बाइक ले जाओ या नहीं ले जाओ, अब कुछ भी करो, अब आपके है ये बाइक, आपका लॉस होगा। तो मतलब सेल के केस के अंदर सारा लॉस बायर का होता है, भले ही पोजीशन सेलर के पास क्यों ना हो, भले ही बाइक सेलर के पास क्यों ना हो, वो नहीं माना जाएगा बाइक, क्योंकि मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। तेरी जिम्मेदारी है, बायर की जिम्मेदारी है अब कि वो बाइक ले जा रहा, ले जा, नहीं ले जा रहा है फेंक, अब तो कुछ भी कर, हमारे को पैसे मिल गए, हमने बाइक आपके नाम कर दी, अब तू बाइक को कुछ भी कर, तू यहां छोड़ के जा रहा है यहां छोड़ दे, तू फेंक रहा है कहीं पर फेंक दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जिस सेल के केस के अंदर जितना भी लॉस है टूटने फूटने का वो बायर पे ट्रांसफर हो जाता है। जब ओनरशिप ट्रांसफर तो सेल लॉस ऑफ दी बायर पे ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। आओ जरा पढ़ना, अब आपको समझ में आएगा इतनी बातें बताने के बाद, क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो कहता है द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस डिस्ट्रक्शन, कोई भी टूट फूट से कोई लॉस होता है तो उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल है, सेलर नहीं। ऑफ द गुड्स इवन भले ही गुड्स का पोजीशन सेलर के पास क्यों ना हो, क्योंकि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है और जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होगी उस दिन सारा रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। ओनरशिप ट्रांसफर, रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इफ द गुड्स आर इन अ पोजीशन ऑफ सेलर, भले ही गुड्स सेलर के पोजीशन में हो, भले ही बाइक सेलर के पास हो, फिर भी अगर सेलर पे लॉस हो जाए, भूकंप आ गया, वो टूट गई, छत गिर गई बाइक पे, टूट गई पूरी बाइक, तो लॉस बायर का ही रहेगा, सेलर का नहीं। पोजीशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन किसके पास है फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई। अगर ओनरशिप बायर पे ट्रांसफर हो गई तो फिर सारे लॉस और रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाएंगे बायर के पास। बट इधर केस के अंदर क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ओनरशिप फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होगी। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन अ पोजीशन ऑफ द बायर। मैंने गुड्स, आप मेरे पास आए, मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, ठीक है, आप मेरे से बाइक खरीदने आए, मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, ठीक है सर, और आपने कहा सर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर दूंगा। किस बेसिस पर दूंगा? इंस्टॉलमेंट बेसिस पर दूंगा। आपने कहा सर ठीक है इंस्टॉलमेंट, मैंने कहा भाई फिर तो मैं फ्यूचर डेट पे आपको ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा, अभी नहीं करूंगा मैं। आपने कहा सर ठीक है सर बाइक मुझे दे दो, बाइक मैंने आपको दे दी, आप बाइक चला रहे हो और मैं ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं की क्योंकि आपकी वो बाइक को इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है सर। आपने बाइक गिरा दी, अब जो आपने क्या गिरा दी, ये लॉस किसका होगा? सेलर का होगा, बायर का नहीं होगा। फिर तो सर बहुत बढ़िया है, तो फिर बहुत बढ़िया है, बाइक लेकर आओ, तोड़ फोड़ के दे दो। पर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो वो बाइक ठीक कराने के पैसे आपसे ले लेंगे। लॉस तो सेलर का है, लॉस तो सेलर का है, वो ऐसा करके जोड़ देंगे, वो कुछ भी कुछ टर्म एंड कंडीशन ले आते हैं, वो अपनी टर्म एंड कंडीशन होती है। बट यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लॉ क्या कहता है? लॉ क्या, अगर आप लॉ के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। अगर आप वहां पर खड़े हो चोड़े होके, हाँ भाई, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो सारे लॉसेस का रिस्पॉन्सिबल सेलर है, बायर नहीं। इवन भले ही बायर के बाद पोजीशन चलेगी और बायर से टूट गया वो चीज, बायर से टूट गया ना तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा उसमें केस के अंदर।
तो अगर सिंपल एक चीज मेरे को समझ में आई कि अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई तो लॉस भी ट्रांसफर हो गया बायर के पास, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो लॉस भी अभी भी सेलर के पास है। अगर बायर टूट जाता है तो सेलर का ही लॉस माना जाएगा, बायर का नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे फिफ्थ पॉइंट, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने आपको बाइक आपके नाम पर कर दी और बाइक आप लेके चले गए या बाइक मेरे पास है, तो क्या मैं उस बाइक को दोबारा बेच सकता हूं? क्या नहीं, बेच तो दिया एक बार, दोबारा बेच नहीं सकता। बट इन दिस केस एग्रीमेंट टू सेल में इफ द सब्सिक्वेंट बायर टेक इन अ गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन ही गेट अ गुड टाइटल, द ओरिजिनल बायर में ओनली sue द सेलर फॉर डैमेजेस। क्या मतलब है कि अगर ये वाले केस के अंदर आप बायर हो, आपने मेरे से भाई खरीदा कुछ सामान, आपने गुड्स खरीदे मेरे से, मान लो बाइक ही खरीद ली, चलो आपने मेरे से बाइक खरीदी और आपने गुड फेथ में खरीदी, आपने उसके बदले में पैसा भी दिया है, और मैंने अगर पैसा दिया और आप सही टाइम पे इंस्टॉलमेंट भी भर रहे थे, आप सही टाइम पे इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे थे, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस बाइक को बेची थी किसी को, मेरे को ज्यादा पैसे मिल रहे थे, मैंने कहा छोड़ वो इंस्टॉलमेंट देता रहेगा, पता नहीं कब देगा, मैं उसके पैसे वापसी कर दूंगा, मैंने आपकी बेच, मतलब आपने मेरे से बाइक खरीद ली थी, आप इंस्टॉलमेंट बेची, आपने अभी लेके नहीं गए, आप मेरे पास है बाइक, मैंने वो बाइक किसी और को बेच दी, आपने मेरे को इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट कर दी थी, मतलब आपके नाम नहीं हुई बाइक, बस पोजीशन आपके नाम होने वाला था, उससे पहले मैंने बेच दी। दोबारा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आप मेरे से बाइक खरीदना है, ठीक, आपने मेरे से बाइक खरीदी और बाइक मैंने आपके नाम पे करने अभी नहीं करूंगा क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल, फ्यूचर डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा। अब आप कह रहे सर कल ले जाऊंगा बाइक, इंस्टॉलमेंट भरता रहूंगा, आप टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, भरते रहते, मैंने वो बाइक किसी और को बेच दी, वो बंदा आपसे आया बाइक छीन कर ले गया, वो बंदा आपके पास आया बाइक छीन के ले गया, कह रहा भाई मेरी बाइक है, मेरे को खरीदी है। अब आप मेरे पे केस कर सकते हो, मतलब एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अगर आपने ओरिजिनल, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे, ये सब नहीं कर रहे, डिफॉल्ट कर रहे इंस्टॉलमेंट पे करने में, तब अधिकार होगा एक सेलर के पास एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कि वो ओनरशिप ट्रांसफर करते किसी दूसरे पर्सन को। बट अगर आप सही तरीके से इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर रहे, ऑन टाइम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो फिर मैं रीसेल नहीं कर सकता उस बाइक को। मतलब कब रीसेल कर सकता हूं, कब रीसेल नहीं, पहले समझो सेल नहीं, एग्रीमेंट टू सेल पढ़ा रहा हूं, सेल के केस में तो रीसेल हो ही सकता है, एक बार गुड्स बेच दिया तो उसके बाद तो रीसेल नहीं होगा, क्योंकि गुड्स बेच दिया तो ऑनरशिप भी गई, तो बाइक मैंने आपको बेच दी, बाइक का ऑनरशिप अब मैं बेच नहीं सकता उसको। बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं होती, फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होती है। ठीक है, ऑनरशिप अगर फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है तो दोस्तों ये समझो कि आपने अगर सही तरीके से इंस्टॉलमेंट पे करी, सही तरीके से सब कुछ पे करा, कोई डिफॉल्ट नहीं करे किसी चीज के अंदर, तो मैं फर्दर नहीं बेच सकता। अगर मैंने बेची तो आप मुझसे डैमेजेस का क्लेम मांग सकते हो, स्यू कर सकते हो, केस कर सकते हो। बट अगर आप सही टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, सही टाइम पे सही डिफॉल्ट कर रहे हो, तो फिर मैं आगे फर्दर इसको सेल कर देता हूं। देखा होगा आपने फिल्मों के अंदर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कार लोन लेते हैं, कार ले लेते हैं, लोन नहीं चुकाते तो बैंक वाले आते हैं, कार उठा कर ले जाते हैं, होता नहीं होता ऐसे, तो वो क्यों ले आते हैं? क्योंकि डिफॉल्ट करते हैं। पर उसने अगर सही टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे करी तो क्या कार वाले, बैंक वाले ले जाएंगे कार? नहीं ले जा पाएंगे। क्यों ले जा पाएंगे भाई? क्योंकि इंस्टॉलमेंट दे तो रहा है सही टाइम पे। तो अगर वो फिर भी उसने बेच दी, बैंक वालों ने कहा कि भाई हम फर्दर कार को बेच रहे हैं, इंस्टॉलमेंट ठीक सही तरीके से पे कर रहा है, फिर भी बैंक वाला उसको फर्दर कार को बेच रहा है, तो उस केस के अंदर वो बायर बैंक पे केस कर सकता है कि भाई मैं तो इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, तुमने बैग कैसे बेच दिया, कार कैसे बेच दी? क्लियर है या नहीं है? तो इन दिस केस इफ सब्सिक्वेंट बायर taking a good faith and for consideration he get a good title, the original buyer may only issue the seller for damages, only issue the seller for damages। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब आप मेरे से कार खरीदने आए, फ्यूचर डेट पे मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। मैंने वो पर्टिकुलर कार किसी दूसरे बायर को बेच दी, दूसरे बायर ने वो कार गुड फेथ में खरीदी, कंसिडरेशन पैसा पूरा पे कर दिया मुझे। आपने मेरे से 4 लाख की कार खरीदी, 4 लाख अभी दी, 1 लाख डाउन पेमेंट दी, ठीक। वो 4 लाख की कार मैंने एक पर्सन को और बेची थी, उस पर्सन को बेची उसने गुड फेथ में, उसने धोखा देकर नहीं, उसको पता नहीं था कि आपने कार बेची है। गुड फेथ का मतलब उस बायर को, दूसरे बायर को ये नहीं पता था कि आप कार खरीद चुके हो, उसको पता ये नई कार है, मेरे को पहली बार बेच रहा है, गुड फेथ दैट इज कॉल्ड। उसको ये नहीं पता था कि आपको कार बेच चुके हैं, ठीक है। उसने गुड फेथ में खरीदा, उसने मुझे 4 लाख रुपए दे दिए, मैं सेलर हूं, मैंने धोखा दिया कि मैंने एक कार आपको ही बेच दी, एक कार उसको भी बेच दी। उसने बंदे को इसको पता नहीं था बिल्कुल भी, उस पर्सन को, उस दूसरे बायर को कुछ नहीं पता था। तो जो ओरिजिनल बायर है ना, आप जिसको मैंने पहली बार कहा, आप मेरे पे आप डैमेज का क्लेम कर सकते हो। भाई देखो मैंने डाउन पेमेंट कर दी, वो डाउन पेमेंट दे और मेरा इंटरेस्ट का लॉस हो वो भी दे, क्योंकि 1 लाख रुपए अगर एफडी करा देते 1 साल के लिए तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, वो भी दे, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब
अगर आप ओरिजिनल बायर ने मेरे से कार खरीदी, इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा है, और वही कार मैंने किसी दूसरे पर्सन को बेच दी, गुड फेथ में उस बंदे ने मेरे से जो भी कार खरीदी उसको कुछ नहीं पता था, नॉर्मल उसने 4 लाख रुपए कार लेगा, उसको पहली बार में नई कार होगी, डिफॉल्ट मैंने करा। अब इस केस के अंदर आप मेरे पे केस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मैं कार नहीं बेच सकता उसके अंदर, पर अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे, डिफॉल्ट कर रहे, तो फिर मैं कह सकता हूं, फिर आप केस नहीं कर सकते। तो यही लिखा उसके अंदर, इफ द सब्सिक्वेंट बायर, कौन, वो दूसरा बायर, टेकन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन, उसने मेरे से जो कार ली वो गुड फेथ में लिया, उसको नहीं पता था कि आपसे कार बेच चुका हूं मैं, उसको नहीं पता था, उसने लगा पहली बार मुझे ही बेच रहा है, गुड फेथ में लिया, और उसने मुझे 4 लाख पूरे दे दिए। ही गेट अ गुड टाइटल, उसको गुड टाइटल मिल गया। द ओरिजिनल बायर मतलब आप मे ओनली इशू नहीं स्यू दैट सेलर फॉर डैमेज, और आप मेरे पे क्या कर सकते हो, डैमेज का क्लेम कर सकते हो। आप अपना 1 लाख रुपए लोगे डाउन पेमेंट, और वो भी डैमेजेस को 1 लाख रुपए कहीं अगर आप इन्वेस्ट कर देते तो हमें इंटरेस्ट मिलता, तो वो इंटरेस्ट भी आप में से ले सकते हो, भाई इंटरेस्ट भी दे, डैमेजेस मीन डैमेजेस। क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बस। इफ बायर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब आप, सेल का केस है, सेल में क्या होता है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, पैसा वैसे सब मिल जाते हैं ओनरशिप। इफ बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर पेमेंट, ओहो, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले कॉन्ट्रैक्ट करा, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप पेमेंट करने से पहले आप क्या हो गए सर, इंस्टॉलमेंट हो गए। दोस्तों क्या मतलब है, अगर बायर क्या हो जाए, इंस्टॉलमेंट हो जाए, मतलब आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा सेल का, और आप इंस्टॉलमेंट हो गए पेमेंट करने से पहले, मतलब इंस्टॉलमेंट हो गए, आपके पास अपने पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे देने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट हो गए, मतलब दिवाला निकल गया आपका। तो सेलर क्या करेगा, वो गुड्स को डिलीवर करेगा ऑफिशियल रिसीवर को। आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा सर मैं पर्टिकुलर गुड्स खरीदना चाहता हूं, ठीक है, आप गुड्स खरीदे थे, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब आप जैसे ही पैसा देने वाले थे उससे पहले आप इंस्टॉलमेंट हो गए। इसका मतलब अब ये पर्टिकुलर ऑफिशियल रिसीवर होता है एक, जब कोई इंस्टॉलमेंट हो जाता है पर्सन तो ऑफिशियल रिसीवर आता है। तो उस ऑफिशियल रिसीवर क्या कहता है कि जितने भी आपके पास गुड्स है, जितने भी आपके पास एसेट है, उसको बेचकर आपकी लायबिलिटी को चुकाया जाएगा। ऑफिशियल रिसीवर होता है। जब कोर्ट आपको इंस्टॉलमेंट कर देगा, इंस्टॉलमेंट मतलब दिवालिया निकलना, आप इतने एबल नहीं हो कि अपनी लायबिलिटी पे कर सको, तो इंस्टॉलमेंट हो जाओगे, तो ऑफिशियल रिसीवर, कोर्ट का एक ऑफिसर आता है, उसको ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं, और वो आपकी एसेट को बेचकर आपकी लायबिलिटी को चुकाएगा। अब क्या होगा, आप जब इंस्टॉलमेंट हो जाओगे दोस्तों, अभी आपने मुझे पेमेंट नहीं करी, तो मैं वो जो आपने गुड्स खरीदा था, वो गुड्स मैं ऑफिशियल रिसीवर को डिलीवर कर दूंगा। मैं बोलूंगा सर ये गुड्स इन्होंने खरीदा, इन्हें पैसे नहीं दिए, ये गुड्स सेल हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन चुका है। तो ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा, आपकी एसेट बेचकर मेरा पैसा चुकाएगा और गुड्स आपको दे देगा, अगर चाहिए होगा तो। मतलब अगर पैसा आ जाएगा तो नहीं, मान लो आपके पास कोई एसेट ही नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, तो गुड्स मुझे वापस डिलीवर कर देगा। दोबारा समझो क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो एक पर्सन है ऑफिशियल रिसीवर, आप इंस्टॉलमेंट हो गए हो, वो आपके पास आया, आपकी एसेट बेचकर अपनी लायबिलिटी को चुका रहा है। आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा गुड्स खरीदने का, पेमेंट करने वाले तो उससे पहले आप इंस्टॉलमेंट हो गए, तो मैं आपकी जो गुड्स खरीदे थे मेरे से, वो गुड्स मैं ऑफिशियल रिसीवर को डिलीवर कर दूंगा, आपको नहीं दूंगा। ऑफिशियल रिसीवर आपकी सारी एसेट को बेचेगा, आपकी लायबिलिटी को चुकाएगा, अगर उसमें से कुछ पैसा बचता है तो मुझे पेमेंट देकर डिलीवर गुड्स जो मैंने उसको डिलीवर करता है वो आपको दे देगा। अगर आपके एसेट बेचकर लायबिलिटी भी नहीं चुक रही, मेरे को पैसा भी नहीं आ रहा, तो गुड्स मुझे वापसी कर देगा। आया समझ में? तो अगर बायर इंसॉल्वेंट होगा तो सेलर क्या करेगा, गुड्स बायर को ट्रांसफर ना करके किसको देगा, ऑफिशियल रिसीवर को देगा। ऑफिशियल रिसीवर आपकी एसेट बेचकर आपकी लायबिलिटी चुकाएगा, अगर मेरा भी पैसा चुका दे रहा है तो ऑफिशियल रिसीवर वो गुड्स आपको ट्रांसफर कर देगा। फिर क्लियर? अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, आपने बायर हो, आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद अब सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर गुड्स डिलीवर करने के लिए नहीं है, तो आप अब क्या करोगे, क्लेम कर सकते हो। बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। अब मेरा ऑफिशियल रिसीवर होगा क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब देखो आपने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, आपने कहा भाई मुझे पर्टिकुलर चाहिए सोफा चाहिए, 20,000 का सोफा लिया। अब आपने 20,000 का सोफा करके पेमेंट कर दी, पर सोफा आपको नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट हो गया, मैंने सोफा बना ही नहीं पाया, पैसे नहीं है बनाने के लिए, इंस्टॉलमेंट हो गया। और जैसे ही मैं इंस्टॉलमेंट हो गया तो आप में से सोफा मांगने के लिए क्लेम कर सकते हो। और कैसे क्लेम करोगे, जो मेरा ऑफिशियल रिसीवर होगा उससे पाओगे, भाई लाओ मेरे पैसे दे दो, आप हो गया अब कर्जदार, मेरे लायबिलिटी बन गए आप मेरी। आपके लिए मैं क्या हो गया, एसेट। याद है? तो एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या है? एसेट मतलब मेरे को आपको पैसे देने तो आप मेरे लायबिलिटी, आप मुझे, आपने मुझसे पैसे लेना तो आप मेरे लिए आप क्या हो गए, आपके लिए मैं क्या हो गया, एसेट हो गया। क्लियर है या नहीं है? तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सेलर की ड्यूटी है कि सेलर अपने वो गुड्स जो बायर ने खरीदा था, पैसे नहीं दिए, वो गुड्स ऑफिशियल रिसीवर को दे दे।
और अगर सेलर इंस्टॉलमेंट हो गए, कब हुआ? आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्राइस, मतलब आप पैसे दे चुके थे और सेलर हो गया इंस्टॉलमेंट, तो अब आप गुड्स क्लेम कर सकते हो सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से। जो जब इंस्टॉलमेंट हो जाता है पर्सन, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आता है जो क्या करता है, वैल्यूएशन करता है एसेट का और उससे लायबिलिटी चुकाता है उस पर्सन की। तो मेरी एसेट की वैल्यूएशन होगा, उसको बेचकर मेरी लायबिलिटी को चुकाया जाएगा, उसमें से अगर आपकी लायबिलिटी चुकाई तो आपको पैसा दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको गुड्स डिलीवर करे जाएंगे। आया समझ में? तो ये एक अच्छा पॉइंट था, पर इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ना था। इफ द बायर बिकम इंस्टॉलमेंट, ठीक है, बिफोर पेमेंट करने से पहले ही इज मेड, द सेलर हैज डिलीवर्ड द गुड्स ऑफिशियल रिसीवर। इसको हटा दो, ऑफिशियल रिसीवर को गुड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। इफ द सेलर बिकम इंस्टॉलमेंट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्राइस, मतलब पेमेंट ऑफ प्राइस मिल गया था मेरे को और मैं इंस्टॉलमेंट हो गया उसके बाद, द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम दी ऑफिसर, मेरे ऑफिशियल रिसीवर से बायर क्लेम कर सकता है। ठीक। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होगा? सेलर में रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर, मतलब अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो जाता है, सेल के केस के अंदर इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तो मुझे गुड डिलीवर करने पड़ेंगे। पर अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो जाता है, पैसे नहीं देता, पैसे देने के लिए पैसे दे रहा था जैसे उससे पहले इंस्टॉलमेंट हो जाता है, तो अब सेलर रिफ्यूज कर सकता है कि भाई नहीं दे रहा मैं, क्योंकि ऑनरशिप तो ट्रांसफर करी। सेल के केस में क्या हुआ? मैंने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी थी, बायर ने पैसे देना था मुझे, वो इंस्टॉलमेंट हो गया, देने से पहले ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, तो मुझे अब डिलीवर करेंगे उसके ऑफिशियल रिसीवर को। पर सेलर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होगा दोस्तों? एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होगा? बायर को गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ये तो पता है, फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होती है। तो अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो सेलर रिफ्यूज कर सकता है अब क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर करना ऑफिशियल रिसीवर, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं। इधर गुड्स क्यों डिलीवर हुए? क्योंकि इधर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनते ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। इधर गुड्स डिलीवर क्यों नहीं हुए? क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं, तो सेलर रिफ्यूज कर सकता है, भाई ऑनरशिप तो अभी भी सेलर के पास है, वो कहेगा भाई मैं नहीं दे रहा, जब वो पैसे नहीं दे पाएगा तो मैं उसको गुड्स क्यों दूं। आ रहा समझ में? और अगर सेलर इंस्टॉलमेंट हो जाए, बायर कैनॉट क्लेम द गुड्स, ही इज ओनली क्लेम द रेट एबल डिविडेंड फ्रॉम द अमाउंट पेबल बाय हिम। अगर सेलर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो बायर ने जो पैसा दिया था उसके बिहार पर वो डिविडेंड क्लेम कर सकता है, कहता है भाई लाओ पैसे दो, इंटरेस्ट दो मुझे उसके बदले का, इंटरेस्ट दो और प्रिंसिपल अमाउंट दो, बस वो क्लेम कर सकता है, गुड्स नहीं मांग सकता वो। मान लो कि अगर आपने मुझे पैसा दे दिया था सारा, ठीक है, धीरे धीरे पैसे दे रहे थे आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, आपने 5 लाख देने थे, 2 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए देने के बाद मैं इंस्टॉलमेंट हो गया, अब मैं कार की डिलीवरी आपको या गुड्स की डिलीवरी नहीं कर पा रहा, तो अब आप मेरे से गुड्स नहीं मांग सकते, वो पैसा क्लेम कर सकते हो। बायर गुड्स का क्लेम नहीं कर सकता, पैसा का क्लेम कर सकता है। जहां पर सेल केस में बायर गुड्स का क्लेम कर सकता है अपने ऑफिशियल रिसीवर से, भाई गुड्स दो मुझे, सोफा दो। आया समझ में? दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, डिफरेंस समझ में आया। और आज की लास्ट क्लास की लास्ट बात, राइट टू रिम और राइट टू पर्सोनम क्या होता है। आओ दोस्तों, पहले तो हेडिंग डालेंगे राइट टू रिम, पहले तो मतलब समझना है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये लिखना है आपको ऊपर, ठीक है, इसी के नीचे लिख लेना और यहां पर लिख लेना स्टार नंबर। जब ये लिखोगे ना तो *1 डाल देना, यहाँ *2 डाल देना, इन दोनों का मतलब होना चाहिए पहले समझ में, फिर आना चाहिए। तो *1 है राइट टू रिम, राइट टू रिम। लिसनर्स के अंदर सर लिखना, एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, entering into a contract, every person entering into a contract has right to rem. This is right available to him or her against the entire world, it protect a person property, it protect a person property from the entire world, दोस्तों ये काम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आएगा आपका।
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ये वर्ड का यूज होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम आएगा आपका, देखना एंटायर। ठीक, अब राइट टू रिम का मतलब क्या है, अब ध्यान देना। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए ने कहा कि आई वांट टू परचेज योर हाउस, आई वांट टू परचेज अ गुड्स, लिख लो गुड्स, आई वांट टू परचेज अ गुड्स। अब गुड्स क्या खरीदा इसने, 2 टीवी खरीद लिए, 2 टीवी। इसने कहा भाई ठीक है, इसने टीवी डिलीवर कर दिए और बदले में क्या लिया, प्राइस ले लिया। बदले में क्या ले लिया, प्राइस। अब मुझे बताओ, अब टीवी का ओनर कौन हो गया, ऑनर ऑफ टीवी कौन हो गया, ऑनर ऑफ टीवी ए हो गया। अब कोई बताओ पूरी दुनिया इससे वो टीवी ले सकती है कि नहीं ले सकती, बता दो चलो। क्या दुनिया, पूरी दुनिया आकर इसे, कोई दुनिया में से कोई भी एक पर्सन आ जाए और बोले भाई ये टीवी मेरा है मुझे दे, ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकती। आप दुकान से कार खरीदने गए, आपने घर खरीदा कोई, अब घर खरीद लिया आपने, क्या पूरी दुनिया में से कोई पर्सन आके ये बोल सकता है ये घर मेरा है मुझे दो वापसी, ऐसा बोल सकता है, नहीं। दैट इज कॉल्ड राइट टू रिम। राइट टू रिम का मतलब हुआ कि आपको क्या मिल जाता है, एक अधिकार मिल जाता है। जब आप पर्टिकुलर चीज खरीदते हो किसी से, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, तो मूवेबल खरीदने के बाद जब उसका ऑनरशिप आपके ट्रांसफर हो जाता है, इसका मतलब आपके पास अधिकार आ जाता है। आप कोई भी दुनिया में कोई भी पर्सन आपसे वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। दैट इज कॉल्ड राइट टू रिम। और यही दोस्तों सेल के उसमें होता है। जब मैं सेल करता हूं कोई पर्टिकुलर गुड्स, आप बायर हो, आपने मेरे से कार खरीद ली या बाइक खरीदी, बाइक खरीदने के बाद क्या कोई भी पर्सन आपको ये बोल सकता है कि बाइक मेरी मुझे तो वापसी दे, नहीं बोल सकता, क्योंकि आपके पास आप ऑनर हो उस बाइक के। कोई भी पर्सन, चाहे गवर्नमेंट, चाहे कोई भी इंप्लॉय, कोई भी पर्सन दुनिया में, प्रेसिडेंट सब भी आ जाएंगे तब भी आपसे वो बाइक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके ऑनर हो। हमारे भारत के संविधान में राइट टू रिम का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। आर्टिकल 19, जब भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल्स लिखे हुए, आर्टिकल में एक फ्रीडम मतलब हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास, हम दुनिया के अंदर, हम इंडिया के अंदर रहते तो हमारे पास रहने का फ्रीडम है, आजादी से रह सकते हैं बिल्कुल। कोई हमें रोक नहीं सकता किसी भी चीज का, और कोई हमें कोई चीज खरीदने से नहीं रोक सकता। कोई हमें नहीं रोक सकता दोस्तों किसी भी चीज से खरीदने से ना। तो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है हमारे पास कुछ विशेष अधिकार है हर एक जनता के ऊपर। तो अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो, उसके बाद ओनरशिप आपके ट्रांसफर हो जाती है, तो कोई आपसे कुछ ले नहीं सकता, उसको गुड्स को वापसी नहीं ले सकता, क्योंकि आपके पास राइट टू रिम का अधिकार है। मतलब पूरे एंटायर वर्ल्ड से आपको प्रोटेक्ट करता है राइट टू रिम। पता ना, तबीयत सही नहीं लग रही। एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है उसके बाद राइट टू रिम का अधिकार है। दिस इज राइट अवेलेबल टू हिम और हर अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, मुझे पूरी दुनिया से लड़ जाएगा और आपकी पर्सनल की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा एंटायर वर्ल्ड से। मतलब अगर आपने कोई बाइक खरीदी और उसके बदले में सारे पैसे दे दिए और ऑनरशिप आपके ट्रांसफर हो गई, इसका मतलब अब आपसे वो बाइक कोई भी नहीं ले सकता। जिसके नाम पर वो बाइक है उसके अलावा कोई पर्सन आपसे बाइक नहीं ले सकता। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं राइट टू पर्सोनम। अब सेल के अंदर तो राइट टू रिम होता है, क्योंकि वहां पर इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तो अधिकार आ जाता है कि अब कोई भी बंदा इससे वो गुड्स नहीं ले सकता। राइट टू पर्सोनम, राइट टू पर्सोनम। अब राइट टू पर्सोनम का क्या है, लिख रहे हो ना? ये सब लिखना है जरूर, लिखना। दिस इज द अपोजिट ऑफ राइट टू रिम, दिस इज द अपोजिट ऑफ राइट टू रिम। राइट टू रिम का बिल्कुल ये क्या होता है, अपोजिट। राइट टू पर्सोनम गिव द पर्सन gives the person right against one person or a party to a contract or a party to a contract। इसका मतलब ये अपोजिट है। क्या अपोजिट है किसका? राइट टू रिम का। इसका मतलब क्या है? अगर राइट टू रिम में पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करवाता है वो हमें, ठीक है, इधर कहता है सिर्फ उसी पार्टी से प्रोटेक्ट करवाएगा जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। मतलब राइट टू रिम के अंदर क्या होता है, एंटायर वर्ल्ड से प्रोटेक्शन मिलती है कि एंटायर वर्ल्ड में से कोई भी पर्सन आकर हमसे नहीं ले सकता कुछ भी चीज। पर राइट टू पर्सोनम में क्या हो सकता है, कोई दूसरी पार्टी बिलोंग नहीं कर सकती, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वही वहां पर इंटरफेयर कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मान लो मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो आप मेरे से इंटरफेयर कर सकते हो, मैं आपसे इंटरफेयर कर सकता हूं, बस। कोई दूसरी पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी, ये तो ठीक है। पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टी इंटरफेयर कर सकती है। पर राइट टू रिम के अंदर ना तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टी और ना बाहर वाले इंटरफेयर कर। एक बार गुड्स आपके नाम हो गया तो हो गया, फिर कोई ना मैं वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कर सकती है ना बाहर वाले तो कर नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी भी नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड राइट टू रिम।
और राइट टू पर्सोनम का मतलब क्या हुआ, बाहर वाले नहीं कर सकते, जो कॉन्ट्रैक्ट जिससे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करा था वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस ला सकती है। तो राइट, दिस इज द अपोजिट ऑफ राइट टू रिम। राइट टू पर्सोनम गिव द पर्सन राइट अगेंस्ट वन पर्सन और पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन से अधिकार राइट देती है, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इससे कॉन्ट्रैक्ट करा, मतलब बायर ने सेलर से कॉन्ट्रैक्ट, तो सेलर इंटरफेरेंस कर सकता है पर कोई दूसरी पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जांपल की सुनते हैं। एग्जांपल, अब मान लो मैंने आपको एक लोन दिया, मैंने आपको क्या दिया, लोन दिया, मैंने आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया, आपने कहा कि भाई मैं इस टाइम पे पेमेंट कर दूंगा, आपने पेमेंट नहीं करी उस टाइम पर, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं आपसे लोन रिकवर कर सकता हूं, कोई पर्सन दूसरा पर्सन लोन रिकवर नहीं कर पाएगा। तो मेरा अधिकार सिर्फ एक पर्सन है, मतलब अधिकार क्या है कि मेरे पास राइट है कि मैं आपसे लोन का रिकवरी कर सकता हूं, कोई तीसरा चौथा पर्सन आपसे लोन रिकवरी नहीं कर सकता मेरी वाली। दैट इज कॉल्ड राइट टू पर्सनम। राइट अधिकार है कि भाई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी वही लोन रिकवरी कर पाएगी। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन किसी को लोन दे रहा है और वो लोन का रिकवरी नहीं कर पा रहा, सॉरी वो लोन नहीं दे पाया, तो अब वही पर्सन जिसने लोन दिया था वही जाकर क्या करेगा, उस लोन का रिकवरी करेगा, कोई दूसरा पर्सन लोन का रिकवरी नहीं कर सकता। क्लियर है या नहीं है सर? क्लियर। अब मान लो कि मैंने आपको कार बेची, ठीक, आपको मैंने कार बेची, आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, और ओनरशिप ट्रांसफर कर दी मान लो। तो अगर मैंने आपको कार बेची और आपको मैंने क्या करा, भाई आपने मुझे पैसा देना है, तो आप पैसा मुझे दोगे या किसी तीसरी पार्टी को दोगे? सर मुझे दोगे। भाई जब कार मैं बेच रहा हूं, आप दुकान पे गए, आपने दुकान वाले से कुछ सामान खरीदा, तो पैसा दुकान वाले को दिया या दूसरी दुकान वाले को दे दिया? सर उसी दुकान वाले को दिया। तो पैसा लेने का अधिकार किसका है? सिर्फ वही दुकान वाला है, जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, पैसा लेने का अधिकार भी उसी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के साथ ही है। तो अगर मैंने इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आपको क्या बेची, अगर मैंने इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आपको कार बेची, तो उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट रिसीव करने का अधिकार किस पे है? सिर्फ सेलर पे है, कोई तीसरी पार्टी पे नहीं है। ठीक है, तो अगर बैंक ने आपको लोन दिया, तो बैंक के पास अधिकार है कि आपसे लोन का रिकवरी करे, कोई तीसरे पार्टी के पास अधिकार नहीं है। इसलिए इसको बोला गया, एग्रीमेंट टू सेल में बोला गया कि अगर बाइक खरीदना है और बाइक इंस्टॉलमेंट बेसिस पर खरीदी है, आपने बाइक किस बेसिस पर खरीदी है? इंस्टॉलमेंट बेसिस पर खरीदी है, तो राइट टू पर्सोनम का अधिकार आ जाएगा। कि राइट टू पर्सोनम का अधिकार क्यों आएगा? क्योंकि वो पार्टी जिसने इंस्टॉलमेंट के लिए बोला था, मतलब सेलर ने इंस्टॉलमेंट पे बाइक दिलवाई थी, तो इंस्टॉलमेंट ऑफ डाउन पेमेंट किसकी होगी? सिर्फ सेलर। मतलब सेलर इधर कौन हो गया? एक तरीके से बैंक, क्योंकि बैंक ने तो सेलर को पैसा क्या दिया था, बैंक अब इंस्टॉलमेंट लेगा उससे, तो बैंक के पास अधिकार है पैसा आपसे लेने का। ठीक है, और कोई तीसरी पार्टी पर अधिकार नहीं है। दैट इज कॉल्ड राइट टू रिम और राइट टू पर्सनम। राइट टू रिम हमें अधिकार देता है पूरी होल वर्ल्ड से, राइट टू पर्सनम अधिकार देता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी से। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टी के बाद अधिकार है कि वो हमसे पैसा रिकवर कर सकते हैं और किसी पार्टी पे नहीं। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? तो अगर मैंने सेल कर दी दोस्तों, अगर मैंने सेल कर दी और जो बायर है, अब वो बायर से कोई भी बंदा, ना तो मैं उससे कुछ पैसा रिकवर कर सकता हूं, ना कोई पर्सन। क्यों? क्योंकि वह राइट टू रिम का अधिकार है। राइट टू रिम का मतलब क्या है? बायर को अब अधिकार मिल गया, तो होल्ड वर्ड से प्रोटेक्शन मिलेगी उसकी प्रॉपर्टी। अगर आपने घर खरीदा मेरे से, तो ना ही मैं आपने मुझे पैसे दे दिए पूरे, होगी कॉन्ट्रैक्ट पूरा, अब मैं आपसे वो घर वापसी नहीं ले सकता, ना कोई दूसरा पर्सन आपसे वापसी ले सकता है। आपने मेरे से घर खरीदा ना, आप में से आप अब पैसा आप किसको दोगे? सिर्फ मुझे ही दोगे, किसी तीसरी पार्टी को नहीं दोगे। दैट इज कॉल्ड राइट टू पर्सोनम। आ रहा समझ में? दोनों में डिफरेंस समझो। आपने मेरे से घर खरीदा, आपने सारे पैसे दे दिए, किसको दिए? सिर्फ मुझे ही दिए। दैट इज कॉल्ड राइट टू पर्सोनम। और देने के बाद अब मैं आपसे वो घर वापसी नहीं ले सकता, ना कोई दूसरा पर्सन वापसी ले सकता। दैट इज कॉल्ड राइट टू रिम। राइट टू रिम का मतलब एंटायर वर्ड से प्रोटेक्शन दिलाता है एक पार्टी को। राइट टू पर्सन का मतलब अब उस पर्सन के पास ही अधिकार है कि वो पैसा आपसे लेगा और आप किसी दूसरी पार्टी को पैसा नहीं दोगे, आप उसी पर्सन को पैसा दोगे। आया समझ में नहीं आया? और दैट इज द एंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लंबी थी, पर आज की क्लास में बहुत कुछ हमने सीख लिया है। अब सेल ऑफ गुड्स की क्लास थोड़ी लंबी हो करेगी, क्योंकि बहुत अभी कंटेंट है और कम क्लास में सोच रहा हूं कराने की। तो आपको जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को आपको उतारना है बढ़िया से। अगली क्लास में हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ गुड्स, और अगली क्लास के अंदर पहले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पहले 6 चैप्टर हमारे पास टोटल, अगली क्लास में पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।